हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स का, पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली क्विज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होती है। जस्ट आपको करना क्या है, एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा अपना यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो, ये आपको पता है। इन शॉर्ट दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर दो, आपकी तैयारी पूरी 101% बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी पेपर 1 की क्लास है, जिसमें हमने यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन की स्टार्ट की हुई है। सो उसमें हमने अपना आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हमने क्या किया था कम्युनिकेशन में, एक बार देख लेते हैं। एक बार मैं आपकी थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज कर दूं। जो लास्ट हमने किया था कम्युनिकेशन में, वो हमारा मास मीडिया और सोसाइटी था का टॉपिक था। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। 169 पेज के अप्रॉक्स वर्ड कनेक्ट, ये हमने सब कुछ कर लिया था। ये भी मास मीडिया भी कर लिया था, ये सब कुछ। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो एक लाइन है, पहले तो आप ये लाइन समझो। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द मीडिया लैंडस्केप बाय इनेबलिंग कंज्यूमर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कंटेंट क्रिएशन, शेयरिंग एंड फीडबैक। देखो बिल्कुल ठीक है, जब से इंटरनेट की एवोल्यूशन हुई है, यानी जब से इंटरनेट आया है। सो जैसे इंटरनेट आया तो बहुत पुराना हुआ है, बट जब अब इंटरनेट पे ना यूजर्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो इस चीज़ ने कहीं ना कंज्यूमर्स को इनेबल कर दिया कि वो खुद अब पार्टिसिपेट करेगा, वो कंटेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, अपनी फीडबैक प्रोडक्ट्स और सर्विस के रिगार्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्लॉग्स बन रहे हैं, वीडियो, अब ये यूट्यूब भी देख लो, यहाँ पे हर तरीके की व्लॉगिंग होती है, ठीक है। एजुकेशन कंटेंट शेयर किया जाता है, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग होती है, फूड ब्लॉग्स होते हैं, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। सो जो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया कि वो अपना खुद का मीडिया कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीच कर रहा हूँ यूट्यूब पे, यानी कि मेरा कंटेंट है, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको उससे फायदा हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को अलाउ करते हैं कि वो मॉनिटर और ट्रैक कर सकते हैं कंज्यूमर के रिस्पॉन्सेज क्या रियल टाइम में। सो साथ के साथ अगर मान लो आप किसी प्रोडक्ट के लाइक रिव्यूज़ दे रहे हो, फीडबैक्स दे रहे हो, जो उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर प्रोड्यूसर होगा ना, उसको साथ के साथ पता चलता है कि कंज्यूमर रियल टाइम में रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक लाइन आई थी, कम्युनिकेशन इज व्यूड एज वन ऑफ द सोशल फैक्टर जैसे इन्फ्लुएंस सोसाइटी इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देखो कम्युनिकेशन एक ऐसा साधन है, यानी ये ऐसा एक सोशल फैक्टर है जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। यानी इसमें एजुकेशन, अब सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेगा तो मतलब बीच में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आ जाएंगे। सो जो कम्युनिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सोसाइटल डायनामिक्स को शेप और इन्फ्लुएंस करने के लिए। यानी मीडिया जिस तरफ चाहता है उस तरफ सोसाइटी के वैल्यूज को शेप कर सकता है, उनको उस डायरेक्शन में लेके जा सकता है। इसमें कल्चर, सोशल और एजुकेशनल एस्पेक्ट सब कुछ आ जाता है। अब आगे आता है स्पीकर की पर्सनैलिटी क्या होती है। देखो द दिस इज मी एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो एक ये वर्ड है दिस इज मी, यानी ये ना एक ऐसा कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट है जो आपके स्पीकर की पर्सनालिटी को बताता है। यानी इसका मतलब क्या हो कि स्पीकर की इंडिविजुअल करेक्टर, देखो स्पीकर मतलब जो बोल रहा है वो कैसे प्रकार का बंदा है, किस प्रकार का बंदा है, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, उसका स्टाइल्स क्या है, उसके ट्रेड्स क्या है जो कम्युनिकेशन के दौरान झलक रही है, ठीक है। यानी जब आप कहोगे ना दिस इज मी, ये चीज सीधा सीधा ये बता रही है कि आप कैसे व्यक्ति हो, ठीक है। सो इसमें ये बहुत एक यूनिक वे है एक बंदे को एक्सप्रेस करने की, उसके टोन क्या है, उसका जेस्चर्स क्या होंगे, या ओवरऑल उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं गोल्डन रूल्स कम्युनिकेशन के। देखो जब कम्युनिकेशन हो रही है, यानी कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैरी आउट किया जा रहा है, तो उसमें कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो कम्युनिकेटर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम उनको स्टडी करने जा रहे हैं। सो सबसे पहला जो रूल आता है वो है दे मस्ट बी हर्ड। देखो अगर तो कम्युनिकेशन में क्लियर और ऑडिबल है तो तब ये चीज, तब अगर कम्युनिकेशन को वो क्लियर और ऑडिबल होना है
तो तब आपका मैसेज की अफेक्टिव ट्रांसमिशन होनी चाहिए, मतलब आपके रिसीवर को मैसेज अच्छे से समझ आना चाहिए। सेकेंड, दे मस्ट बी अंडरस्टूड। अब कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्साइज प्रिसाइज होनी चाहिए, उसका मतलब इजी से आप समझ पाओ, यानी इंटेंडेड ऑडियंस आपका जो मैसेज आप कम्युनिकेशन के प्रोसेस के थ्रू डिलीवर कर रहे हो वो इजिली कंप्रहेंसिबल होना चाहिए। तीसरा आता है दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड। कम्युनिकेशन शुड बी एंगेजिंग एंड कंसीडरेट द ऑडियंस नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। बहुत सिंपल बात है, यानी जो ऑडियंस आपका, जो रिसीवर है जिसके लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर आपने उसकी नीड्स और प्रेफरेंसेस को तवज्जो नहीं दी, उनको फुलफिल नहीं किया, तो आपकी कम्युनिकेशन पूरी यूजलेस हो जाएगी। आगे आता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो इसे ASCII के नाम से भी जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो टेक्स्ट, जो आप रिप्रेजेंट करता है कि जो कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस में टेक्स्ट को यूज कर रहे हो, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको ASCII देता है। सो ये आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर्स की बताता है, जिसको हम न्यूमेरिक कोड की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे आता है कम्युनिकेशन में सोर्स क्रेडिबिलिटी क्या होता है। अब ये चीज याद रखो, अब ये सारे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मतलब जो चीजें अब ये करें ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आता है सोर्स क्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन। सो सोर्स क्रेडिबिलिटी का मतलब हुआ जो आप किसी में भरोसा देखते हो, यानी जो आपकी परसीव्ड ट्रस्ट वर्दीनेस है, एक्सपर्टाइज है, या आपके सोर्स और सेंडर ने जो मैसेज क्या है उसकी रिलायबिलिटी। मतलब मान लो कम्युनिकेशन में, यानी अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई ना कोई सोर्स से आएगी ना, अब वो आपका उस सोर्स पे ट्रस्ट कितना है, वो क्या बंदा एक्सपीरियंस है या नहीं है, यानी उस पर रिलाई किया जाता है या नहीं किया जाता, ये सब कुछ सोर्स क्रेडिबिलिटी के अंदर आ जाता है। देखो जब सोर्स को क्रेडिबल माना जाता है तो तब ये है कि आपका रिसीवर मैसेज को अच्छे से इजिली एक्सेप्ट कर लेगा, यानी उसे कोई शक की गुंजाइश होगी नहीं। अब जो आपके क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं ना, इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, इनके जो मैसेजेस है ना उन पे बिलीव आप कर सकते हो, एक्ट अपॉन कर सकते हो। आगे आता है वार्मथ क्या होती है कम्युनिकेशन में। देखो वार्मथ जो कम्युनिकेशन में, उसको अलग अलग फैक्टर्स बताते हैं। सबसे पहले तो आपका नेचुरल आई कांटेक्ट। देखो अगर आपका नेचुरल आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन के दौरान बन रहा है तो मतलब आपकी कम्युनिकेशन में वार्मथ है। काइनेटिक्स आ जाते हैं कि आपकी नॉन वर्बल बॉडी मूवमेंट्स होती हैं आपकी, या इनोसेंट स्माइल। देखो एक शैतानी स्माइल होती है, एक इनोसेंट स्माइल होती है। अगर आपकी इनोसेंट स्माइल है कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान तो मतलब आपकी कम्युनिकेशन में वार्मथ है। नेक्स्ट आपके वेस्टर्न कम्युनिकेशन ट्रेडिशंस। देखो जो आपके वेस्टर्न कम्युनिकेशन ट्रेडिशंस है बेसिकली ये प्रायोरिटाइज करते हैं आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी आपकी दिमागी शक्तियां या आपकी रीजनल थिंकिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस में आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो बेसिकली जो इसका एम्फोसिस कॉग्निटिव एबिलिटीज के, यानी जो लीड करती है टू फोकस ऑन अ कंटेंट ऑफ मैसेज, यानी मेन जब आपने जो कम्युनिकेशन के दौरान आपको सेंडर से मैसेज आ रहा है, आपने उस मैसेज के तरफ अपने दिमाग को लगाना है, उस पे ही जो मैसेज का कंटेंट है उस पे आपने फोकस करना, रेदर देन आपको, यानी जो नॉन वर्बल क्यूज आपको सेंडर दे रहा है आप उसको इग्नोर कर सकते हो। यानी इससे एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि जो नॉन वर्बल क्यूज है वो हमेशा ज्यादा चीजें बताते हैं। यानी एक पुरानी कहावत नहीं है, आंखें बिना बोले बहुत कुछ कह जाती है। सो नॉन वर्बल क्यूज सेम चीज है, आपके बिना बोले नॉन वर्बल क्यूज बहुत कुछ एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कर जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन जोन्स जो इंडिविजुअल डिस्टेंसेस पे बेस्ड है। देखो 4 डिफरेंट कम्युनिकेशन जोन्स होती है जिनके बेसिस आपके इंडिविजुअल डिस्टेंसेस होते हैं। सबसे पहले आपके, मतलब पहले आपको चारों के नाम बता देना। इंटीमेट जोन होती है, पर्सनल जोन होती है, सोशल जोन होती है और पब्लिक जोन होती है। जो आपकी इंटीमेट जोन है ये सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जो रिजर्व किया गया है एक इंटीमेट रिलेशनशिप के दौरान, यानी जब आप इंटीमेट होते हो, यानी जो आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप है जो सबसे क्लोजेस्ट उसमें रिजर्व डिस्टेंस है ना उसे इंटीमेट जोन बताती है। सेकंड पर्सनल जोन आती है, ये वो डिस्टेंस जो आप मेंटेन करते हो पर्सनल कॉन्वर्सेशंस में या इंटरेक्शंस पे। तीसरा सोशल जोन है, ये वो डिस्टेंस है जो आप सोशल सेटिंग्स में मेंटेन करते हो, यानी जैसे आप फॉर्मल या इनफॉर्मल अगर गैदरिंग में किसी फंक्शन में गए हो, किसी मीटिंग में गए हो, तो वहां पे जैसे कि सोशल सेटिंग्स होगी जो तब आपने डिस्टेंस मेंटेन किया, दैट इज ड्यू टू सोशल जोन। तीसरा आता है पब्लिक जोन, ये फारदेस्ट डिस्टेंस है जो आप पब्लिक स्पीकिंग्स में या फॉर्मल प्रेजेंटेशन में मेंटेन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल सेमिनार के दौरान, यानी अगर एक बंदा सेमिनार दे रहा है, बाकी कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे बैठे हैं, उसमें बहुत सारा डिस्टेंस होता है, दैट इज द पब्लिक जोन। सो जो आपके कम्युनिकेशन जोन की चॉइस है कि आपने किस जोन के थ्रू कैसे मैसेज को सेंड करना है, ये आपके नेचर रिलेशनशिप की बताती है। मतलब आपने कितना डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ उससे आपको पता चल जाएगा कि दो बंदों के बीच में नेचर क्या रिलेशन, मतलब रिलेशनशिप की नेचर क्या है, ठीक है। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप किसी बंदे के नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक खड़े हो तो आप इंटीमेट जोन में हो, अगर यानी ये साइन ऑफ इंटीमेसी है। अगर आप उससे दूर खड़े हो, मतलब बहुत ज्यादा दूर खड़े, तो वो पब्लिक जोन होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या आता है, अकॉर्डिंग टू रूबिन एट एल द जनरल पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज। देखो रूबिन एट एल ने ना अपने जो आपके कम्युनिकेशन है उसके जनरल पर्पसेस दिए थे, उसको उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, उसको मतलब उन्होंने आपको गिवन थे, वो कहते थे इसको सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। सो सबसे पहले तो आता है टू लर्न, पहले लर्न करो, फिर उसको रिलेट करो पुरानी चीजों के साथ, फिर वो आपको हेल्प करेगा, फिर आप उसको इन्फ्लुएंस करो और आप लास्ट में उसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आई थी, पहली स्टेटमेंट क्या कहते थे, इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज एम्बिग्यूटी टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। यानी पहली स्टेटमेंट ये कहती थी, पहले मैं स्टेटमेंट का मतलब बता देता हूँ, बाद में देखेंगे ये ठीक थी या गलत। यानी सिंपल वाली स्टेटमेंट ये कहती थी, जो आपकी लैंग्वेज एम्बिग्यूटी आपकी कम्युनिकेशन के दौरान आती है वो तब आती है जब आप गलत वर्ड्स का यूज करते हो। दूसरा उन्होंने कहा था इनफॉर्मल टाइम टर्म्स लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, यानी जो आपका इनफॉर्मल टाइम टर्म्स है वो आपके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में रिजल्ट करती है। देखो दोनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह के करेक्ट थी। जो लैंग्वेज एम्बिग्यूटी है वो तब ही अराइज होती है जब आपके गलत वर्ड्स या गलत फ्रेजेस आप कम्युनिकेशन के प्रोसेस में दौरान यूज करते हो, यानी मतलब वर्ड्स को आपने इनकरेक्टली यूज कर दिया, या जहां उनमें आप कह सकते हो पूरी क्लैरिटी नहीं है, जिससे अगले बंदे को कंफ्यूजन होगी या वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस बना लेगा सेम मैसेज की। सो जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट थी, जो इनफॉर्मल टाइम टर्म्स है, यानी सून जैसे हो गया वाइल, मतलब जो इनफॉर्मल टाइम टर्म्स होते हैं, मतलब आप फॉर्मली नहीं कह रहे, मतलब आप एग्जैक्ट कोई चीज नहीं बता रहे टाइम के रिलेटेड, आप ऐसे कह रहे तो सून वी विल मीट, व्हाइल दिस हैज हैपेंड। तो ये सारी सब्जेक्टिव है, इनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की परसेप्शन क्या है या एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक और थी चीज, Gossip serves as a form of communication that allows information to spread beyond the immediate social circle। अब देखो गॉसिप है, यानी अगर फॉर्मली आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस भी होंगी, उसमें गॉसिप भी आएगी। बीइंग अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये अलाउ करती है इन्फॉर्मेशन, ये स्प्रेड करती है बहुत इमीडिएट सोशल सर्कल में। देखो अगर तो मैं आपको रिसर्च फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो कुछ अमाउंट गॉसिप का बहुत नेसेसरी है अगर आपने अपने कम्युनिकेशन रेंज को एक्सटेंड करना है। सो इवन जो आपकी गॉसिप है ना, ये आपकी सोशल बॉन्डिंग बनाती है, आप नॉलेज शेयर करते हो, आप एक सोशल कनेक्शन बना के रखते हो बहुत लंबे लार्ज नेटवर्क के थ्रू, गॉसिप के थ्रू, ठीक है। आगे आते हैं करेक्ट सीक्वेंस क्या है ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल्स का। देखो जो ह्यूमन है जब वो कम्युनिकेट करेगा उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करना पड़ेगा, उसका करेक्ट सीक्वेंस पेपर में पूछा गया। सबसे पहले तो आपका आता है सेल्फ प्रेजेंटेशन, इसमें आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है थ्रू वर्बल या नॉन वर्बल मींस, चाहे वर्बली प्रेजेंट करो चाहे नॉन वर्बली, या चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन के थ्रू। आपकी अपीयरेंस कैसी, आप बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या है, या आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या। फिर आपको रिलेशनशिप आता है सेकंड, इसमें आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनानी पड़ती हैं, अगर बन जाए तो उनको मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, अगले को अच्छे से एक्टिवली सुनना पड़ेगा, एम्पैथी होनी चाहिए, आपको अगले को समझ आनी चाहिए। तो अगर आप अगले बंदे को समझोगे तभी आप अपने आप को समझा पाओगे। तीसरा आता है ग्रुप इंटरेक्शन, यानी इसमें कम्युनिकेशन जो इंटरेक्शन एक ग्रुप और टीम सेटिंग के अंदर हो रही है, मतलब अब जो आपके कम्युनिकेशन वो इंडिविजुअल्स के बीच में, वो ग्रुप के बीच में हो रही है, ठीक है। इसमें कोलैबोरेशंस होंगी, कोऑपरेशंस होंगी, इवन जो ग्रुप डायनामिक्स है वो बड़े ऊपर नीचे होंगे। थर्ड नेक्स्ट आता है पब्लिक स्पीकिंग, यानी आपके पास स्किल क्या है, आप कितने काबिल हो प्रेजेंटेशंस डिलीवर करने के लिए या स्पीचेस डिलीवर करने के लिए टू अ वाइड ऑडियंस, ठीक है। वो एक फॉर्मल और पब्लिक सेटिंग के दौरान होना चाहिए। लास्ट आता है फीड फॉरवर्ड, यानी इसमें आप कितने काबिल हो कि आप अगले बंदे से फीडबैक ले सकते हो, यानी आप ट्राई करते हो कि अगला बंदा आपको फीडबैक प्रोवाइड करे, आपको उससे फीडबैक मिले, ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से इंप्रूव कर पाओ और अपनी फ्यूचर इंटरेक्शंस एनहांस कर पाओ। अब आगे मैंने आपको ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब तो बता दिया, उसका सीक्वेंस बता दिया स्किल्स का। अब अगर आपसे कोई बेसिकली पूछ ले ह्यूमन कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है। ह्यूमन कम्युनिकेशन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है दो बंदों के बीच में, ये वर्बल भी हो सकता है, ये नॉन वर्बल भी हो सकता है। अब इसके जो कॉन्टेक्स्ट है ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैरी आउट किया जा सकता है। एलिमेंट्स क्या होंगे ह्यूमन कम्युनिकेशन, बड़े सिंपल है। सेंडर होगा जो मैसेज को इनिशिएट करता है, यानी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है, मैसेज को सेंड करता है। रिसीवर जो बंदा मैसेज को रिसीव करेगा, यानी कम्युनिकेशन के एंड में होगा मैसेज, ये वो इंफॉर्मेशन जिसको कम्युनिकेट किया जा रहा है थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस। चैनल मीडियम जिसके थ्रू मैसेज आपका ट्रांसमिट किया जाएगा। फीडबैक यानी जब रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया और आपको वो रिटर्न में बताएगा कि उसको मैसेज समझ आया या नहीं आया, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक। इसके अलावा बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जो दूसरे फैक्टर्स ह्यूमन कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट आ जाता है जिसमें कम्युनिकेशन की गई है, रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट कर रही है सेंडर और रिसीवर के बीच में, कल्चर बैकग्राउंड क्या है सेंडर और रिसीवर दोनों का, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल्स हैं, दोनों के अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड्स होंगे, इमोशंस क्या है यानी किस
किस इमोशंस के, क्या उनके मन में चीजें चल रही हैं सेंडर और रिसीवर के जब वो कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। देखो बहुत अलग अलग डायमेंशंस और एस्पेक्ट है जिसके अंदर कम्युनिकेशन हो सकती है, जिसमें सबसे पहला इसमें बेसिकली हम 4 पढ़ेंगे, फिजिकल, कल्चरल, सोशल, साइकोलॉजिकल और टेम्पोरल, 5 करेंगे। ये ही सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए हैं। देखो फिजिकल यानी आपकी जो फिजिकल एनवायरनमेंट कैसी है जहां पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब आपकी बाहर जो आपके अराउंड सराउंडिंग्स है उनकी एनवायरनमेंट कैसी है। कल्चर यानी आपके क्या कल्चर नॉर्म्स है, क्या आपके कल्चर की वैल्यूज, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस है जो आपके कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है। सोशल में आपके सोशल डायनामिक्स क्या, रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट कर रही है इंडिविजुअल में, मतलब जो इंडिविजुअल या ग्रुप्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनमें रिलेशनशिप क्या है। नेक्स्ट चौथा था साइकोलॉजिकल, कम्युनिकेशन के साइकोलॉजिकल डायनामिक्स क्या है, यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, यानी इंडिविजुअल का नजरिया क्या है, उसकी परसेप्शंस क्या है, क्या वो इमोशंस के थ्रू जा रहा है जब वो कम्युनिकेशन कर रहा है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस को यूज कर पा रहा है यानी अपनी दिमागी काबिलियत यूज कर पा रहा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैसेज को इन्फ्लुएंस कर रही है, जो मैसेज को भेजा गया है, यानी सेंडर के भी दिमाग में ये चीजें होती है, रिसीवर में, यानी दोनों एंड पे ये चीज कम्युनिकेशन के प्रोसेस पे इंपैक्ट डालती है। लास्ट आता है टेम्पोरल, यानी ये वो टाइम एस्पेक्ट है टाइम का कम्युनिकेशन में, इसमें आपकी टाइमिंग सीक्वेंसिंग आ जाती है, मतलब आपने मैसेज सही टाइम पे भेजा, क्या सीक्वेंस था, या ये सारे जितने भी आपके टाइम रिलेटेड फैक्टर आपके कम्युनिकेशन इंटरेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, वो सारे टेम्पोरल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत यूनिक चीज है जो पेपर में आई है। देखो गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को मैसलाइन के नाम से जानते हैं। अब जो ये टर्म मैसलाइन है ये एसोसिएटेड किसके साथ है, ये है विद कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मेथड जो महात्मा गांधी ने यूज किए थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान। अब मैसलाइन का मतलब क्या, ये प्रैक्टिस है कनेक्टिंग विद द मासेस, यानी जब आप किसी एक बंदा जब मासेस के साथ कनेक्ट करता है, जो वो मेथड है यानी जो उसकी प्रैक्टिस है उसको मैसलाइन कहा जाता है। यानी आप अगले बंदा पूरे मासेस की आप नीड्स को, एस्पिरेशंस को समझते हो, फिर उनको मोबिलाइज करते हो कि वो कलेक्टिव एक्शन ले पाए, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, ओपन डायलॉग होता है, इंगेजमेंट होती है, तभी मासेस का आप पे ट्रस्ट बनता है, वो इंस्पायर होंगे चेंज करने के लिए और वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को प्रमोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आगे 2 स्टेटमेंट्स आई थी, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या थी, द प्राइमरी एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस व्हेन एन इंडिविजुअल डिसाइड्स टू यूज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज सिंबल सस्पेक्टेबल टू स्टैंडर्डाइज इंटरप्रिटेशन रिजल्टिंग इन कॉमन मीनिंग, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट क्या कहती थी, देखो जो सबसे पहले मुद्दे की चीज यानी जो कम्युनिकेशन का प्राइमरी एक्ट है वो यही है कि जब इंडिविजुअल एक सोच लेता है ना उससे कम्युनिकेट करना है, वो सबसे पहले तो एक लैंग्वेज सिंबल को डिसाइड करता है जो जिसकी एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरप्रिटेशन होगी, जिसका एक कॉमन मीनिंग निकलेगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हाईलाइट करते हैं लैंग्वेज सिंबल्स की इंपॉर्टेंस को, यानी जो लैंग्वेज सिंबल्स यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उनके स्टैंडर्डाइज्ड इंटरप्रिटेशन है जो एस्टैब्लिश करती है एक शेयर्ड मीनिंग को, ठीक है। और एट द एंड ये एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन में रिजल्ट करती है। दूसरी मेजर स्टेटमेंट आती है मीनिंग रेफर्स टू इनर सब्जेक्टिव रिएक्शंस टू इमेजेस, इंटरप्रिटेशंस, इमोशंस एंड फीलिंग्स एज गिवन आउट बाय वर्ड्स यूज। देखो जो आपका मीनिंग है ना उसका मतलब ये है जो आप इनर या सब्जेक्टिव रिएक्शंस देते हो इमेजेस को, क्या आपने इंटरप्रिटेशंस दी है इमोशंस को, क्या फीलिंग्स को, ये सारी वो दैट आर गिवन आउट बाय वर्ड्स, यानी आप सेम दे रहे हो या नहीं। सो ये स्टेटमेंट इंफेसाइज करते हैं कि जो मीनिंग है ना वो अकेला नॉट सोली डिटरमाइंड बाय वर्ड्स आंसर, आप मीनिंग अकेला वर्ड्स के थ्रू डिटरमाइन नहीं होता, बट उस पर आपके सब्जेक्टिव रिएक्शंस भी डिपेंड करते हैं जो आपने इंटरप्रिटेशंस दी हैं या जो इंडिविजुअल्स की इमोशनल रिस्पॉन्सेस निकले वो भी कहीं ना कहीं मीनिंग को डिफाइन करते हैं। देखो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट थी क्योंकि दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस के हाईलाइट करती हैं। इवन दोनों का यानी मीनिंग्स का जो आपके लैंग्वेज सिंबल्स है या जो आपके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो उनका रोल है उसको हाईलाइट किया गया। ये उन्होंने आपको पेपर में स्टेटमेंट्स दी थी, उनका मतलब भी आपने बता दिया था, उन्होंने पूछा था बताओ ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं। सो इन शॉर्ट अगर आपने मीनिंग को अच्छी तरीके से क्रिएट करना है या मीनिंग किसी चीज का समझना है तो आपके लिए लैंग्वेज सिंबल भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आती है टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन बहुत सिंपल यानी बीइंग ये भी टाइप है कम्युनिकेशन में जिसमें दोनों सेंडर और रिसीवर मैसेज को एक्टिवली इन्वॉल्व करके एक्सचेंज करते हैं। मतलब जैसे अगर हम मान लो आप मेरे क्लास फिजिकल क्लास में बैठे हो, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, अगर हम 2 बंदे हैं मतलब ज्यादा बच्चे नहीं एक ही बच्चा होगा, सो जब सेंडर और रिसीवर फेस टू फेस होंगे या किसी भी वे में होंगे जब वो मैसेज को एक्टिवली इन्वॉल्व होकर एक्सचेंज करेंगे दैट इज द टू वे कम्युनिकेशन। अब इसमें 2 चीजें आती हैं, अब इसमें कुछ मेजर चीजें आती हैं जैसे इनकोडिंग और डिकोडिंग। देखो टू वे कम्युनिकेशन में इनकोडिंग और डिकोडिंग की जाती है मैसेज।
डिकोडिंग यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें आप मैसेज को ट्रांसफॉर्म कर देते हो एक पर्टिकुलर फॉर्म में जिसके थ्रू उसको आप ट्रांसमिट करोगे। और डिकोडिंग के प्रोसेस में जो रिसीवर के पास वो फॉर्म ट्रांसफर या वो उसको डिकोड करके फिर अगेन मीनिंग में कन्वर्ट कर देगा, वो यानी ओरिजिनल फॉर्म में उसकी। फीडबैक क्या होता है? देखो टू वे कम्युनिकेशन में फीडबैक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक जो रिसीवर रिस्पॉन्स दे रहा है ना मैसेज को, उसे फीडबैक कहा जाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। फीडबैक वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल भी होती है। इन शॉर्ट इसे ना बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट 2 क्या थी? कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटर रिलेटेड बाय कम्युनिकेशन सर्किट्स एंड द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ रेसिप्रोसिटी बिटवीन देम। देखो अब ये चेक करते हैं ये स्टेटमेंट ठीक थी कि नहीं। देखो उन्होंने क्या किया, जो कम्युनिकेटर जो बंदा कम्युनिकेट कर रहा है यानी बेसिकली ये सेंडर होगा, जो कम्युनिकेटर यानी जो रिसीव कर रहा है बेसिकली ये रिसीवर होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अब ये रिलेटेड किसके थ्रू है? कम्युनिकेशन सर्किट के थ्रू। और कम्युनिकेशन का सक्सेस डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ रेसिप्रोसिटी है क्या। अब देखो कम्युनिकेशन सर्किट्स का पहले मतलब समझो, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होगा। जो कम्युनिकेशन सर्किट्स है ना, ये वो पाथवेज हैं जिसके थ्रू मैसेज ट्रेवल करता है। मतलब जो आप चैनल का या मीडियम का या जो पाथ का आप यूज कर रहे हो उसे कम्युनिकेशन सर्किट्स कहा जाता है। कम्युनिकेशन सर्किट सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, इसमें बहुत वैरायटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोसिटी का मतलब। देखो रेसिप्रोसिटी होती है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, यानी जब आप म्यूचुअली मैसेजेस को एक्सचेंज करते हो, दैट इज नेम्ड एज रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी बहुत इसेंशियल है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए। अब आगे आते हैं कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स। देखो कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इकट्ठे जुड़ के बनाते हैं। बेसिकली 5 मेजर कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स हैं: मीडियम, चैनल, कोड्स, कंटेंट, इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट। मीडियम यानी ये वो फिजिकल मींस है जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट होता है। चैनल ये वो रूट है जिसके थ्रू मैसेज ट्रेवल करता है। कोड्स आपके वर्बल या नॉन वर्बल साइंस हो गए, जो आपकी कंटेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन यानी क्या फैक्ट्स हैं, डाटा आप एक्सचेंज कर रहे हो। कॉन्टेक्स्ट यानी वो सिचुएशन जिसमें कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। आगे आए थे एक असर्शन और रीजन। असर्शन में क्या था? एजेंडा बिल्डिंग इज अ कलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच मीडिया, गवर्नमेंट एंड सिटीजन रेसिप्रोकली इन्फ्लुएंस वन अनदर। यानी जो एजेंडा बिल्डिंग है ना, ये ऐसा कलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें मीडिया भी आ जाता है, गवर्नमेंट भी आ जाता है और सिटीजन भी आ जाते हैं, जो म्यूचुअली रेसिप्रोकली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। आगे उन्होंने क्या कहा था, जो रीजन दिया था अशन का, एजेंडा बिल्डिंग प्रिज्यूम्स कॉग्निटिव इफेक्ट्स एंड इनएक्टिव ऑडियंस विद लेस सोसाइटल लेवल इफेक्ट्स। यानी जो एजेंडा बिल्डिंग जब की जाएगी उसमें पहले ही प्रिजम्पशन ले ली जाती है कि जो कॉग्निटिव इफेक्ट्स हैं वो कम होंगे और जो इनएक्टिव ऑडियंस है वो होगी जिसके लेस सोसाइटल लेवल इफेक्ट्स होंगे। देखो जो असर्शन थी एजेंडा बिल्डिंग की वो तो ठीक थी, यानी एजेंडा बिल्डिंग का ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, मीडिया भी आ जाता है, गवर्नमेंट भी होती है, सिटीजन भी होते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, पब्लिक के एजेंडा को इन्फ्लुएंस किया जाता है और जो इश्यूज हैं उनकी अटेंशन पे मतलब जो इश्यूज हैं उनको सभी के नजर में लाया जाता है और इंपॉर्टेंस वाले इश्यूज को सोसाइटी में हाईलाइट किया जाता है। बट जो रीजन दिया गया था ना इसके रिगार्डिंग वो गलत था। अब जो एजेंडा बिल्डिंग है ना, इसमें ये कोई प्रिजम्पशन नहीं एडवांस में की जाती कि ओनली इनएक्टिव ऑडियंस होंगे या वो ऑडियंस होंगे जिनका लेस सोसाइटल लेवल इफेक्ट्स है। बट कॉन्ट्रेरी इसके ना ये ज्यादा ये एक्टिव रोल ऑडियंस का उसको रिकॉग्नाइज करते हैं जो आपका एजेंडा है जिसको वो शेप और रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। सो जो पोटेंशियल सोसाइटल लेवल इफेक्ट्स है वो हाई होगा, ठीक है। वो इश्यूज हाईलाइटेड होंगे जो पब्लिक ओपिनियन और जिस पे डिसीजन मेकिंग पब्लिक की चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर देखो आपको कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करो, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, डाउट में आपका क्लियर कर दूंगा। अब आगे आता है कॉन्ग्रुएंस। देखो कॉन्ग्रुएंस का मतलब है अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट होगी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों के बीच। देखो ना तो के लिए वर्बल कम्युनिकेशन सफिशिएंट है, ना तो के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपको कहीं ना कहीं दोनों को इकट्ठा यूज करना पड़ता है और इनको अलाइन करके यूज करना पड़ता है। अब जो ये अलाइनमेंट है उसको कॉन्ग्रुएंस कहा जाता है, जहां पे आप कंसिस्टेंसी और हार्मनी बनाते हो। आपने क्या बोला, कैसे एक्सप्रेस किया और आपकी इमोशंस क्या थी उस चीज के पीछे। यानी अगर आपने मैसेज बोला है, ठीक है, मैंने मान लो सपोज करो कोई मैसेज बोला, मैंने क्यों वो मैसेज बोला, मतलब मैंने क्यों चीजें बोली, किस कॉन्टेक्स्ट में बोली, कैसे उसको बोला और मेरा अंदर इंटेंशन क्या थी उसको बोलने की, ये सब कुछ कॉन्ग्रुएंस के अंदर आ जाता है। बहुत कॉन्ग्रुएंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी मैसेज की ऑथेंटिसिटी को, आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस मैसेज की क्या है या इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ये इन्फ्लुएंस करती है। यानी जितनी आपके अच्छे कॉन्ग्रुएंस होंगे उतना ही ऑथेंटिक आप मैसेज होगा, यानी लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, उस पर रिलाई करेंगे और आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी। अब यानी देखो जहां पे कॉन्ग्रुएंस होगी वर्बल और नॉन वर्बल
वर्बल कम्युनिकेशन में जो मैसेज है वो ज़्यादा लाइकली परसीव किया जाएगा कि वो ऑथेंटिक की है, मतलब वो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। यानी इवन जो कांग्रेस है वो आपकी कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस को इनहेंस कर देते हैं, जिससे आपका मैसेज और क्लियरर और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बन जाएगा। अब आगे एक ना लिस्ट चाहिए जिसमें आपको लिस्ट 1 में कम्युनिकेशन की टाइप दी है, नेटवर्क, मास, पब्लिक एंड स्मॉल ग्रुप, और लिस्ट 2 में उसकी डिस्क्रिप्शन दी थी। अगर मैं आपको बताऊं, देखो जो नेटवर्क कम्युनिकेशन होती है ना, ये आइडेंटिटी क्रिएट करती है, आपके यूनिक डायनामिक्स बनाती है। जो मास कम्युनिकेशन होते हैं ये अनोनिमस ऑडियो, क्योंकि आपको हर बंदे का नहीं पता होगा, मास मतलब बहुत ज्यादा बंदे। पब्लिक कम्युनिकेशन बहुत फॉर्मल होगी, प्लान्ड होगी। तीसरा जो आपके स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, ये इंटरडिपेंडेंट होती है, रिलेशन, इसमें रिलेशंस नहीं होते आपस में। आगे आते हैं लेटरल कम्युनिकेशन। क्या है, देखो लेटरल कम्युनिकेशन इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के बीच में होती है, जो सेम हियरार्किकल लेवल पे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। यानी ये इंडिविजुअल के बीच भी हो सकती है, डिपार्टमेंट्स पे भी हो सकती है, बट ये इनका जो ऑर्गेनाइजेशन में हियरार्किकल लेवल है वो सेम होगा। सो इसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, एक्टिविटीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेट की जाती है, आप पीयर्स के साथ कोलैबोरेट करते हो, कलीग्स के साथ कोलैबोरेट करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बीच में। आगे आती है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में वर्टिकल कम्युनिकेशन इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स में होते हैं, जो अब डिफरेंट हियरार्किकल होंगे सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट होंगे अब डिफरेंट लेवल, यानी टॉप और मिडिल ला लो, मिडिल और लोअर ला लो, ठीक है। सो इसमें कम्युनिकेट किया जाता है अप टू डाउन या डाउन टू अप, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की में बेसिकली इसको इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करने के लिए, या लोअर लेवल से अपर लेवल को फीडबैक देने के लिए यूज किया जाता है। आगे आता है नेशनल प्रेस डे। क्या देखो, ये वो डे है जो इंडिया में 16 नवंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि आप कमेमोरेट कर पाओ आपकी, क्योंकि इस दिन आपकी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई थी, जो एक वॉच डॉग है, ताकि आप फ्रीडम जो आपकी प्रेस की उसको इंश्योर कर पाए और एक हाई स्टैंडर्ड जर्नलिज्म के कंट्री में बना पाए। यानी ये जर्नलिस्ट के लिए होता है। यानी इस दिन ना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई थी, हर साल नवंबर 16 को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। यानी आप जर्नलिज्म को अच्छे से, मतलब जैसे रिस्पेक्ट इन ऑनर, तब उसके लिए इसको डे को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये ना एक आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका लोगो है ना, उसका मेन क्या फ्रेज है, लेट द ट्रूथ प्रिवेल, ठीक है, ये पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट आते हैं परफॉर्मेटिव ब्रॉडकास्ट। क्या देखो, ये ऐसी टाइप है ब्रॉडकास्ट में जिसको डिजाइन किया गया ता जो एक बहुत इंगेजिंग और इंटरेक्टिव देन ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट। सिंपल से समझो, यानी ब्रॉडकास्ट का तो मतलब आपको पता ही है। देखो, ये बीइंग अ टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट, जो इसकी डिजाइनिंग की गई थी ना, वो इसको इस तरीके से बनाया गया था कि ये ज्यादा इंगेजिंग, आई कैचिंग और इंटरेक्टिव हो ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट के कंपैरिजन में। यानी जो परफॉर्मेटिव ब्रॉडकास्ट है, इसमें ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती है जैसे लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, ऑडियंस पार्टिसिपेशन या सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यू मीडिया। ये टर्म को यूज किया गया जो नई आपकी कम्युनिकेशन की फॉर्म्स अब स्टैब्लिश हो रही, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। इसमें यानी ये अब न्यू टेक्नोलॉजीज के यूज, जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया। आगे आता है एक बड़ा बंदा, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है कम्युनिकेशन के फील्ड में, पॉल लेजरफेल्ड। ये एक ऑस्ट्रियन अमेरिकन सोशलॉजिस्ट था जिसने कंसीडर किया था, यानी जिसको कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। यानी जो मास कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बीइंग अ सोशलॉजिस्ट, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन सोशलॉजिस्ट, इसको वन ऑफ द फाउंडर्स कंसीडर किया जाता है। जो लेजरफेल्ड का रिसर्च था ना, उसका मेन फोकस यही था कि जो मास मीडिया के इफेक्ट्स पड़ रहे हैं पब्लिक ओपिनियन के बिहेवियर को, उसको जज करना। अब कुछ अजम्पशंस आती हैं जो मीडिया में डेट हैव लिमिटेड डायरेक्ट एफर्ट। देखो, सबसे बड़ी की कंट्रीब्यूशन पॉल लेजरफेल्ड की यही थी कि जो मास कम्युनिकेशन की फील्ड है उसमें, यानी जितनी भी मास कम्युनिकेशन की फील्ड में डेवलपमेंट्स हुई उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था। लेजरफेल्ड ने क्या कहा था कि जो इफेक्ट्स हैं मास मीडिया के, वो आर लिमिटेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर। यानी जो मास मीडिया के इफेक्ट्स पब्लिक में पड़ रहे हैं ना, वो कहने का लिमिटेड है बाय नंबर ऑफ फैक्टर। इसमें इंडिविजुअल की प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स भी आ जाती है, यानी वो पहले से क्या सोच रहे हैं, क्या उसका एटीट्यूड है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ सोशल साइंस मेथड। लेजरफील्ड ने एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस मेथड्स। यानी ये एक ऐसा पायोनियर था जिसने कहा था कि आप सर्वे रिसर्च को यूज कर सकते हो सोशल साइंसेस में, ठीक है। आगे आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। देखो, ये तो वैसे मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में करवा चुका हूं, चलो एक बार फिर इसको बता देता हूं।
जो आपके साइकोलॉजिकल बैरियर है कम्युनिकेशन के, ये वो बैरियर्स है जो इंडिविजुअल के थॉट्स, फीलिंग्स या एटीट्यूड जो उसका चल रहा है वो उसको मतलब बनाते हैं, उसके कारण ये कॉज होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर ना कहीं कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली कंडक्ट करने में हिंडर करते हैं। इसमें आपके आ जाता है सबसे पहले 3 मेजर है जो पेपर में सबसे ज़्यादा 12 पूछे गए हैं, प्रीजुडाइज, डिसइंटरेस्ट और इनअटेंशन। देखो प्रीजुडाइज क्या होता है, ये ना आपकी प्री कंसीव्ड ओपिनियंस और बायस है, यानी जो चीज़ें आपने दिमाग में ऑलरेडी सोच लिया आप उनसे कभी भी हटोगे नहीं, ये चीज़ आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होने देगी। डिसइंटरेस्ट, अगले के बंदे की बातों में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी जहां पे इंटरेस्ट नहीं है वहां पे कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। थर्ड आता है इनअटेंशन, यानी जब आप अगले बंदे के मैसेज को इनअटेंटिवली सुन रहे हो, मतलब आपकी टेंशन या आपका फोकस, दिमाग आपकी बॉडी, दिमाग कहीं और चल रहा है जिस वहां पे बॉडी प्रेजेंट है। आगे आती है पैरा लैंग्वेज। क्या है, देखो ये वो नॉन वर्बल एलिमेंट्स हैं स्पीच के, जैसे आपकी टोन क्या, बोलने की वॉइस क्या आपकी, ठीक है, पिच क्या, वॉल्यूम क्या, रिदम क्या, यहाँ अड़ के ब्रेक के लगा के तो नहीं बोल रहे स्पीड ब्रेकर की तरह। सो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत अलग एडिशनल मीनिंग्स देते हैं आपके कम्युनिकेशन मैसेज को, आपकी बहुत सारी इमोशन से खुद ब खुद हाईलाइट कर देते हैं। आगे आती है सीमेंटिंग नॉइज। देखो सीमेंटिंग नॉइज यानी ये वो इंटरफेरेंस है जिसको कैसे कॉज होती है, जो दैट इज कॉज्ड बाय डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस और मीनिंग्स टू सेम वर्ड्स या कनोटेशन। जब आप सेम वर्ड्स को अलग अलग मीनिंग दे देती हो तो यानी तब आपकी सीमेंटिंग नॉइज अराइज हो जाएगी। अभी एक स्टेटमेंट आई थी इसके रिगार्डिंग, सीमेंटिंग नॉइज कैन बी क्रिएटेड बाय परसेप्चुअल प्रोसेसेस एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स में इंटरप्रेट वर्ड्स डिफरेंटली। बिल्कुल ठीक है, यानी ये आपके परसेप्चुअल प्रोसेसेस आपके दिमाग की शक्तियों कारण ही होती है, मतलब दिमाग की शक्तियां नहीं कह सकते, मतलब जो आपके दिमाग में एक वर्ड के अलग अलग मतलब निकल रहे हैं ना, उनके कारण ही सीमेंटिक नॉइज अराइज होती है। रीजन जो इन्होंने दिया था ना वो भी बिल्कुल करेक्ट दिया था कि वो कहते हैं द वेरियस मीनिंग्स वेदर कनोटेटिव और डेनोटेटिव कैन लीड टू सीमेंटिक मीनिंग्स, चाहे आपके कनोटेटिव हो चाहे आपके डेनोटेटिव हो, सीमेंटिक नॉइज दोनों से हो सकती है। सो आप कई चीजों को, कई इंडिविजुअल अलग अलग चीजों को अलग अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा था एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन एज इट इंश्योर्स क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, कन्वेइंग द इंटेंडेड मैसेज एक्यूरेटली। देखो जब आपने बोल के चीजें बतानी है, यानी आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, तो आपके वर्ड्स की चॉइस मैटर करती है। आपको बहुत सटीक वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा जिससे आपके मैसेज की क्लैरिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और अगला जो आप जिस इंटेंशन से आप मतलब बता रहे हो सेम इंटेंशन से रिसीवर उसको समझे। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि जो फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है विजुअल कम्युनिकेशन के। बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कम्युनिकेट करते हैं कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, आप अपने एटीट्यूड को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, जो आपके एडिशनल मीनिंग्स बिना, यानी आप देखो बिना बोले भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। सो वो सारी चीजें फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज यानी नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू ही पॉसिबल है। सो वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर आगे हम अभी 2 दिन और क्लास चलेगी, 2 या 3 दिन लगा लो, उसमें हमारा कम्युनिकेशन का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी। डेली क्विज भी आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर दो। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।